किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये वो दास्तां है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। आशिकों की आंखों में ये राज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है।
अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जहाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies, a friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन, ये कैसी जलन है। हे 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 हे, हाँ हाँ हाँ, हे 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 हे। सर्द ठंडी हवाएं कह रही है फिजाएं, क्यों न जला करो, क्यों न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी
प्यार किया है। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो
है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें। जाने तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तू सामने है मेरे फिर क्यों ये दूरी है, तुझे कैसे बताऊं मैं हाँ क्या मजबूरी है। ये भी कोई जीना है सिर्फ आंसू पीना है, सिर्फ आंसू पीना है, ये भी कोई जीना है।
नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है बहुलक। ये टॉपिक राजस्थान CET परीक्षा 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन हो, इसके अलावा रीट जो पात्रता परीक्षा होती है और CTET है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती परीक्षा है, जहाँ जहाँ भी बहुलक टॉपिक लगता है वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटिव एक प्रश्न जो है वो परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं और परीक्षा में लगभग उन्हीं फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुलक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और संभवतः इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। अब बहुलक क्या होता है कि जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिल जाए, जब छोटे छोटे सरलतम अणु जो है वो आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला वाला एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इसे हम बहुलक कहते हैं। कि भाई छोटे छोटे अणु जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं और फिर एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि भाई जब छोटे छोटे सरलतम अणु हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला वाला एक बड़ा अणु बनाते हैं, इस बड़े अणु को बहुलक कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है। और ये जो छोटे छोटे अणु जो आपस में जुड़ते हैं, इन छोटे छोटे अणुओं को एकलक, ठीक है, पोली का मतलब होता है बहु और मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, तो इसको मोनोमर कहा जाता है। तो बहुलक की सिंपल सी परिभाषा है कि भाई छोटे छोटे अणु जो हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। भाई सिंपल शब्दों में याद रखें कि भाई छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। और जो छोटे छोटे अणु जो इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं या जो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं, उन छोटे छोटे अणुओं के लिए हम एकलक शब्द का प्रयोग करते हैं या उन छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहते हैं। अब बहुलक की दो श्रेणियां होती है। एक होता है प्राकृतिक बहुलक, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक होता है संश्लेषित बहुलक, यानी जो संश्लेषित बोल दो, कृत्रिम बोल दो या मानव निर्मित बहुलक। तो बहुलक की दो श्रेणियां होती है, एक प्राकृतिक बहुलक और एक होता है संश्लेषित बहुलक। तो अब हम दोनों श्रेणियों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक, यानी नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। प्राकृतिक बहुलक जो हैं, जिन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, ये क्या होते हैं कि ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। भाई शब्द से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक बहुलक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं या जिसे हम प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लेते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण की याद रखें तो प्राकृतिक रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया और रेंजिन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। प्राकृतिक बहुलक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और इनके उदाहरण है प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज और रेंजिन। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। और जो छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनको हम एकलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें प्राकृतिक रबड़ भी आता है, स्टार्च भी आता है, सेल्यूलोज भी आता है और रेंजिन भी आता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक रबड़ के बारे में कि भाई प्राकृतिक रबड़ क्या होता है।
ठीक है, कि प्राकृतिक रबड़ क्या होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है एक वृक्ष से, प्राकृतिक रबड़ एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। कि भाई जो प्राकृतिक रबड़ है वो एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है, जिस लिक्विड को हम रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले कि भाई लेटेक्स क्या होता है, कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि प्राकृतिक रबड़ जो है उसके बहुलक का नाम बताइए। प्राकृतिक रबड़ जो है इसके बहुलक का नाम बताइए, तो आंसर होगा आइसोप्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, और सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक रबड़ है उसके बहुलक का नाम बताइए, तो आंसर होता है आइसोप्रीन। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ के बहुलक का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। और यही प्रश्न परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई प्राकृतिक रबड़ के बहुलक का नाम आइसोप्रीन। ठीक है, या यूं कहें कि भाई आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। ठीक है, कि अगर आइसोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो उससे प्राकृतिक रबड़ जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में है कि लेटेक्स में यानी प्राकृतिक जो रबड़ का इक्शीर होता है या जो रबड़ का लिक्विड होता है, उसमें यदि हम एसिटिक अम्ल मिला दें तो ये ठोस में बदल जाता है। ठीक है, इससे रबड़ जो है वो अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य करता है। ठीक है, इसकी प्रत्यास्थता जो है वो तो बढ़ जाती है और तनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से 2 प्रश्न यहाँ हमने पढ़े। पहला तो प्राकृतिक रबड़ के बहुलक का नाम आइसोप्रीन होता है। दूसरा फैक्ट हमने ये पढ़ा कि भी लेटेक्स जो है उसके अंदर यदि एसिटिक अम्ल मिला दिया जाए तो इसे ठोस में बदला जा सकता है। तो परीक्षा में फैक्ट में पूछ भी सकता है या सीधा प्रश्न भी पूछ ले कि भाई प्राकृतिक रबड़ जो है, प्राकृतिक रबड़ का जो लेटेक्स यानी रबड़ क्षीर होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल मिलाया जाता है कि इसे ठोस में बदल दे। तो राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल जो है वो इसको अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला बनाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखें तो बहुलक क्या होता है कि जब छोटे छोटे अणु आपस में मिल जाए, एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाए, तो उसे हम बहुलक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनको एकलक कहते हैं। बहुलक जो है इनकी 2 श्रेणियां होती है, एक होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक यानी जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज और रेंजिन। और प्राकृतिक रबड़ किसे कहते हैं कि भाई एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से द्रव के रूप में इसे हम प्राप्त करते हैं, जिसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। और प्राकृतिक रबड़ जो है इसके बहुलक का नाम आइसोप्रीन होता है, यानी आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक रबड़ जो है वो प्राप्त किया जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि जो रबड़ क्षीर या लेटेक्स होता है उसके अंदर यदि हम एसिटिक अम्ल मिला दें तो इसे और ठोस में बदला जा सकता है, और इस प्रकार जो रबड़ बनता है वो अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब परीक्षा में कई बार सीधा सीधा यहाँ से एक फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है, कि प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थ बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। रीट परीक्षा के अंदर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और जब भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है तो सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई वल्कनीकरण की क्रिया में प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थ बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाकर इसे गर्म किया जाता है? तो याद रखें सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भाई जो प्राकृतिक रबड़ है उसकी तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थ बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर जो है वो मिलाया जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है, इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं।
और यहाँ से एक बार RSSB बोर्ड जो है वो भी प्रश्न अपना पूछ चुका है, और रीट परीक्षा में भी यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, दो तरीके से पूछता है। पहला तो ये पूछता है कि भाई प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होता है वल्कनीकरण। दूसरा तरीका कि वल्कनीकरण की क्रिया में प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाकर इसे गर्म किया जाता है? तो याद रखें सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक रबड़। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक के बारे में। संश्लेषित बहुलक जो है इसे इंग्लिश में सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित बहुलक को इंग्लिश में सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित, यानी मानव द्वारा निर्मित जो बहुलक होते हैं वो कृत्रिम बहुलक बोल दो या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, कि मानव द्वारा निर्मित बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है संश्लेषित बहुलक के प्रकार। संश्लेषित बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे, दूसरा प्रकार होता है प्लास्टिक, तीसरा होता है संश्लेषित रबड़। कृत्रिम रेशे 3 प्रकार के होते हैं, नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन। कृत्रिम रेशम 3 प्रकार के होते हैं, नाइलॉन 66, टेरिलीन, रेयॉन। प्लास्टिक के उदाहरण की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में PVC बोलते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे PAN या इसका दूसरा नाम होता है आर्लोन, इसे आर्लोन भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, आपको ये याद रखना है प्लास्टिक के प्रकार, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC कहते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे PAN या आर्लोन कहते हैं, और लास्ट होता है पॉलीस्टाइरीन। संश्लेषित रबड़ 2 प्रकार के होते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। ब्यूना S भी होता है और ब्यूना N भी होता है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये याद रखना है कि संश्लेषित बहुलक 3 आधार पर बांटे गए हैं, कृत्रिम रेशे के आधार पर, प्लास्टिक के आधार पर और संश्लेषित रबड़ के आधार पर। ठीक है, कृत्रिम रेशे की बात करें तो नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन। प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN यानी आर्लोन और पॉलीस्टाइरीन। और संश्लेषित रबड़ की बात करें तो 2 प्रकार होते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। चलिए अब हम बात करेंगे नाइलॉन 66 की। नाइलॉन 66 में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस आप इतना याद रखिए, परीक्षा में ये प्रश्न यही आता है कि भाई नाइलॉन 66 जो है ये किससे बनता है? तो एडीपी कम्बल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। 2 शब्द याद रखने आपको कि नाइलॉन जो है वो एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है इन दोनों से मिलकर नाइलॉन 66 बनता है। रीट भर्ती परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा पात्रता परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखें एडीपी कम्बल के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है इसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं, इसीलिए नाइलॉन 66 2 बार 6 आते हैं, क्योंकि 6 कार्बन एडीपी कम्बल में होते हैं और 6 ही कार्बन हेक्सामेथिलीन डाईएमीन में होते हैं, और ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। तो नाइलॉन 66 के लिए आप सीधा शब्दों में इतना याद रखें कि भाई एडीपी कम्बल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है इन दोनों का अगर संघनन कराया जाए तो नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। नाइलॉन 66 का उपयोग की बात करें तो मशीनों में गियर बेरिंग बनाने में किया जाता है, टायर, कपड़े, रेशे और रस्सियां या ब्रश बनाने में किया जाता है। उपयोग से परीक्षा में बहुत कम प्रश्न आता है, बस निर्माण से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि नाइलॉन 66 जो है वो किन के संघनन से बनता है? तो एडीपी कम्बल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है इन दोनों के योग से जो है वो नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। चलिए अब हम नाइलॉन 66 के बाद में पढ़ते हैं टेरिलीन। टेरिलीन जो है इसका दूसरा नाम होता है डेक्रोन, ये भी याद रखें। रीट परीक्षा के अंदर जब भी यहाँ से प्रश्न आया है तो उन्होंने शब्द जो काम में लिया है वो है डेक्रोन। रीट परीक्षा के अंदर डेक्रोन शब्द को ही काम में लिया गया है। टेरिलीन जो है ये कैसे बनता है कि टेरेथेलिक अम्ल जो है इसका एथिलीन ग्लाइकोल के साथ यदि हम संघनन करें तो टेरिलीन बनता है, या इसका दूसरा नाम होता है डेक्रोन। ठीक
ठीक है, दो नाम है, टेरिलिन या डेक्रोन। परीक्षा में डेक्रोन शब्द ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो डेक्रोन का निर्माण होता है, वो होता है टेरिथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें या इन दोनों का आपस में संघनन करवा दें तो टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण होता है। टेरिलिन का उपयोग नावों की पाल में, बेल्ट में, चुंबकीय टेप में या फिल्म आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो टेरिलिन में आपको दो ही शब्द याद रखने हैं, एक तो टेरिथेलिक अम्ल और एक एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों का यदि हम संघनन करते हैं तो हमें टेरिलिन या डेक्रोन जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है रेयोन। रेयोन क्या होता है कि सबसे पहले कागज को हम सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NaOH। NaOH के विलयन में भिगोकर हम साफ करते हैं कि भाई सबसे पहले कागज लिया, उसको NaOH के विलयन में भिगोया और भिगोकर क्या किया, साफ किया। ठीक है, फिर इसे कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 में घोलकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को बाद में छिद्रों में प्रवाहित करते हैं तनु H2SO4 में। तनु H2SO4 का जो विलयन होता है उसके अंदर इन महीन छिद्रों में से इसे जो है वो छोड़ा जाता है, जिससे रेयोन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी रेयोन के धागों का निर्माण होता है, जिसका उपयोग वस्त्र, धागे और दरियां बनाने में किया जाता है। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि रेयोन की प्रोसेस के अंदर कागज जो होता है सेल्यूलोज, उसको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में साफ करते हैं, फिर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर इसका घोल बनाते हैं। ठीक है, और घोल बनाकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। दो बातें याद रखनी है, पहले तो कागज को साफ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, साफ करने के बाद में कार्बन डाइसल्फाइड में इसको घोलेंगे और सेल्यूलोज का विलयन बना लेंगे, और फिर इस विलयन को महीन छिद्रों में से प्रभावित करते हुए, ठीक है, तनु H2SO4 में छोड़ा जाता है। और तनु H2SO4 में छोड़ने के बाद में इसके महीन रेशे जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वस्त्र, धागे या दरियां बनाने में किया जाता है। इसी के साथ हमने कृत्रिम रेशे पढ़ लिए। कृत्रिम रेशे एक बार फिर से देख लेते हैं। कृत्रिम रेशे के 3 प्रकार थे, जिसमें एक था नाइलॉन 66, एक था टेरिलिन और एक था रेयोन। कृत्रिम रेशे 3 प्रकार के थे, नाइलॉन 66, टेरिलिन और रेयोन। नाइलॉन 66 में आपको इतना ही याद रखना है कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दोनों में 6-6 कार्बन है, इनको आपस में जोड़ा तो नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टेरिलिन। टेरिलिन में आपको इतना ही याद रखना है कि टेरिलिन का दूसरा नाम डेक्रोन होता है। ठीक है, और टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का जो संघनन है उसके द्वारा टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा रेयोन के बारे में। रेयोन क्या होता है कि कागज यानी सेल्यूलोज जो होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ करते हैं, फिर कार्बन डाइसल्फाइड में घोल बनाते हैं इसका। ठीक है, और फिर जो सेल्यूलोज का विलयन होता है उसको महीन छिद्र में से प्रवाहित करते हैं तनु H2SO4 के अंदर, और इससे जो महीन धागे प्राप्त होते हैं उनका उपयोग वस्त्र, धागे या दरियां आदि बनाने में किया जाता है। अब हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर पहला प्रकार आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है, एथीन के बहुलीकरण से। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है कि एथीन के अणु उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया कर पॉलीथीन बनाते हैं। आप इतना ही याद रख लें कि एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है, और पॉलीथीन के क्या क्या उपयोग हैं ये आप सब जानते हैं। फिर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो शब्द के अंदर ही उत्तर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड जो है इसके बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। सिंपल सा है कि भाई विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप, जूते, बरसाती कपड़े, फोनोग्राम की रिकॉर्ड आदि बनाने में किया जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग पाइप, जूते, बरसाती कपड़े या फोनोग्राम की रिकॉर्ड बनाने में किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसका दूसरा नाम होता है आर्लोन। ठीक है, आर्लोन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल,
इनके बहुलीकरण से आरलोन का निर्माण होता है। परीक्षा में प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आरलोन का पूछेगा आपसे कि आरलोन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आरलोन जो है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टाइरीन। देखो स्टाइरीन जो लिखा हुआ ना, बस स्टाइरीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन प्राप्त किया जाता है। देखो बहुलीकरण करते ही पॉली जुड़ जाएगा, ठीक है। और याद रखना स्टाइरीन का दूसरा नाम होता है विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन का जो नाम है या स्टाइरीन का दूसरा नाम विनाइल बेंजीन होता है, ठीक है। इसका उपयोग चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, दीवारों की टाइल बनाने में भी किया जाता है। कि पॉलीस्टाइरीन का उपयोग चाय के कप, बोतलों के ढक्कन या दीवारों की टाइल बनाने में भी किया जाता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि पॉलीथीन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, प्लास्टिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलीथीन क्या होता है, कि एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या आरलोन, कि विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आरलोन प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन यानी विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। इसका उपयोग चाय के कप, बोतलों के ढक्कन या दीवारों की टाइल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ के दो प्रकार होते हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। याद रखें ब्यूना एस जो है वो ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन से मिलकर बनता है। ब्यूटाडाइईन एवं स्टाइरीन से, एस का मतलब है स्टाइरीन, ब्यूटाडाइईन एवं स्टाइरीन से मिलकर बनता है ब्यूना एस। ब्यूना एन की बात करें तो ब्यूटाडाइईन व एन का मतलब याद रखना एक्रिलोनाइट्राइल, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, एस का मतलब स्टाइरीन। ब्यूना एस की बात करेंगे तो ब्यूटाडाइईन एवं स्टाइरीन से मिलकर बनेगा, और ब्यूना एन की बात करें तो ब्यूटाडाइईन एवं एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बनेगा। इसका उपयोग जो है वो तेल की टंकियाँ, टायर ट्यूब, पेट्रोल के नल, जूतों के तल आदि में किया जाता है। अब एक शब्द आया ब्यूना, हमने ऊपर 2 बार लिखा है ब्यूना। इस ब्यूना का मतलब क्या होता है कि 2,3 डाई मेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है इनको CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाए तो एक रबड़ तैयार होता है जिसे हम ब्यूना कहते हैं। बस ब्यूना में आप इतना ही याद रखें कि 2,3 डाई मेथिल या 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है इसको CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक के द्वारा यदि उत्प्रेरित किया जाए तो रबड़ जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। इस रबड़ जैसे पदार्थ को हम ब्यूना कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा संश्लेषित रबड़। इसमें आपको पूरा रटना नहीं है, आपको खाली बेसिक्स कंसेप्ट याद रखने हैं। उनसे बाहर परीक्षा में प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। आप रटने की बजाय जो बेसिक शब्द हैं उनको अच्छे से याद करें। अब कौन कौन से बेसिक शब्द हमें अच्छे से याद करना है, जैसे देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बहुलक की 2 श्रेणियां, प्राकृतिक और संश्लेषित। फिर प्राकृतिक बहुलक में हमें इतना पता होना चाहिए कि प्राकृतिक रबड़ जो है उसके अंदर लेटेक्स क्या होता है, कि वृक्ष से जो द्रव निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बहुलक का नाम आइसोप्रीन होता है, ये हमें याद रहना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक रबड़ बनता है। फिर ये फैक्ट याद रखना है कि भाई लेटेक्स में एसिटिक अम्ल यदि मिला दिया जाए तो इसे और ठोस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हमें याद रखना है वल्कीनीकरण, कि भाई प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थ बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं तो इस क्रिया को वल्कीनीकरण कहते हैं। फिर संश्लेषित बहुलक में आप इस टेबल को याद रखें कि संश्लेषित बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़। कृत्रिम रेशों के अंदर नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयोन। प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टाइरीन। संश्लेषित रबड़ के अंदर ब्यूना एस और ब्यूना एन। नाइलॉन 66 में आप 2 ही शब्द याद रख लें, एडीपी कम्बल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। इन दोनों को मिलाया तो नाइलॉन 66 बन गया, ठीक है। फिर टेरिलीन के बारे में आपको याद रखना है, टेरिलीन का दूसरा नाम होता है डेक्रोन। इसके अंदर 2 शब्द याद रखें, टेरिथेली कम्बल और एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों को मिलाओगे तो टेरिलीन या डेक्रोन बन जाएगा, और यही प्रश्न रीट के अंदर आया था।
यही प्रश्न रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया था, रीट 2018 के अंदर। ठीक है, रेयॉन के अंदर आप इतना याद रखें कि कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में साफ करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में घोल बनाएंगे और फिर इस घोल को महीन छिद्र में से प्रवाहित करेंगे और तनु H2SO4 में छोड़ देंगे। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर आप याद रखें पॉलीथीन यानी एथीन के बहुलीकरण से, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसका दूसरा नाम आर्लोन होता है। विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आर्लोन प्राप्त होता है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन का दूसरा नाम विनाइल बेंजीन होता है, इसके बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन बनता है। ठीक है, और फिर संश्लेषित रबड़ में दो याद रखना, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस का मतलब ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन, ब्यूना एन का मतलब ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, और ब्यूना शब्द क्या होता है? 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करते हैं तो रबड़ तैयार होता है और उस रबड़ को हम ब्यूना कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बहुलक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ा है डिटेल से। इसके बाद आपको कोई भी गाइड या पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे बार परीक्षा में आपके कभी भी कोई एग्ज़ाम दे लो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, इससे बार कभी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।